सनातनी गुरुकुल में पढ़ता है, गुरुकुल से पढ़ने के बाद हवाई जहाज उड़ाने की टेक्निक सीखता है, हवाई जहाज बनाता है और हवाई जहाज उड़ा देता है। वो मदरसे में पढ़ता है और एयरपोर्ट उड़ा देता है। कौन से तुलना कर सकते हैं आप? उसकी तो यह स्थिति है कि वो यहां बांध के कहीं कूद जाता है। और इतने विद्वान लोग हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा ना मेरी कोई तस्वीर होगी ना कोई मेरी मजार होगी, और सच में उनकी कोई तस्वीर थोड़ी नहीं है। और जब किसी आदमी की कोई तस्वीर नहीं है, किसी भगवान हो, उनके पैगंबर हो, अगर उनकी तस्वीर नहीं है तो नहीं है भाई। लेकिन दुनिया के सारे मुसलमानों में सिर्फ भारत का मुसलमान बहुत इंटेलिजेंट है। किसी ने डेनमार्क में कार्टून बना, बोला यही है, मतलब उसने कुछ लिखा नहीं नीचे, उसने बताया भी नहीं, उसने कुछ कहा भी नहीं, कार्टून देखते ही कहते हैं देखिए साहब ये उनका है। भाई हमने कहां लिखा है? तुम ही पहचान लेते हो यार, तुम ही आग लगाते हो। हमने तो नहीं कहा कि भाई ये उनका कार्टून है, अपने आप पहचान लेते हो बिना बताए। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है भाई। और डेनमार्क में हुआ है, आग यहां लगा रहे हो, हिम्मत नहीं है डेनमार्क जाने की। अब ये गाजा पट्टी क्यों नहीं जा रहे? डॉक्टर मोहन गुप्ता उस शहर में रहते हैं, वहां वो जो जोकर है एक, ऊंचा पजामा, लंबी शेरवानी, गोल टोपी पहने घूमता रहता है और दुनिया की बकवास करता है। हम गाजा में ये कर देंगे। अबे औकात नहीं तुम्हारी गाजा पट्टी में गजक बेचने की, तुम साले वहां जाके क्या करोगे बे? जाओ ना वहां, अगर मर्द हो तो तुम, और मर्द मुजाहिद और इस्लाम के मानने वाले हो, बम लगाओ और जाके इजराइल में जाके कूद के दिखाओ ना। यहीं बैठना है उन्हें, क्योंकि यहां ये लोग सुन लेते हैं सनातनी। सुनना बंद कर दीजिए। आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी। मैंने फिर कहा, आपको सिर्फ अपने को ठीक करना है। आपने ठीक करने का सिलसिला 700 साल में पहली बार शुरू किया है, इसे अगले 200 साल तक चलाए रहिए। ये पजामा, कुर्ता, शेरवानी भूल जाइए। जैसे जैसे आप अपने रूट्स पे लौटेंगे, आचार्य चाणक्य के बारे में जानेंगे, वैसे वैसे फारूक अब्दुल्ला जल्दी से घर में जाके एक पोथी निकालेगा और ढूंढ के कागज से देखिए 1722 में हमारे पूर्वज का नाम राघोराम कौल था। आप कह रहे तो नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन आपने स्थिति ऐसा पैदा कर दी है कि जो नबी का गुलाम है, वो नबी का गुलाम भी ढूंढ के ले आया। हमारे पूर्वज हिंदू थे, ये कश्मीर से ही शुरुआत हुई है। ऐसे ही रहिएगा, ये घर वापसी के चक्कर में मत रहिएगा। आपको घर वापसी करनी है तो खटीक की करिए, दलित की करिए, जो कमजोर है उसकी करिए, उसको मेन लाइन में जोड़ लीजिए। वही आपकी डिफेंस लाइन है। जो एक बार चला गया वो उसको दोबारा इस समुद्र में मत मिलाइए, क्योंकि वो इस समुद्र को भी गंदा करेगा। जो चला गया तुम चले जाओ, कब्र में जाना हमको कोई चिंता, हमको तुमको घर वापस का जो पाखंड है हमको नहीं करना है। जो हमसे हमारा छूट गया है पीछे, जाति के नाम पे, किसी कमजोरी के नाम पे, किसी गरीबी के नाम पे, उसका हाथ पकड़ लीजिए। आप जिस दिन उसका हाथ पकड़ लेंगे, सनातन की तरफ कोई निगाह उठा के नहीं देखेगा। आपके घर और आपकी बेटी भी महफूज रहेगी। आपने अपनों को अलग कर दिया। ये जो फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी है, मुझे पता चला कि एकल विद्यालय 1989 में बना और शिक्षा की मिनिमम साधन, मिनिमम पैसों में बेसिक 2-4 गिनती, 10-5 पहाड़े आ जाएं, ये एक आंदोलन है, ये सोसाइटी नहीं है। इस आंदोलन में बहुत लोगों ने आहुति दी है। आप इस आंदोलन में दिल खोल करके अपना सहयोग करें। लेकिन मुझे 4 साल पहले एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार में एक फ्रंट हेडलाइन सुनने को मिली और उस पर ऊपर लिखा था पेप्सी मैरिज।
अब उस हेडलाइन से मैं समझ नहीं पाया, मुझे बाद में पता चला कि जो मां शबरी के वंशज हैं, जो आदिवासी हैं, जिनका जिक्र रामायण में भी है, उनमें से वो इतनी एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहे हैं, इतने बुरी स्थिति में रह रहे हैं कि ये जो आए हैं अंकल सैम, ये पहुंचते हैं, सोचिए ऑस्ट्रेलिया से एक परिवार चल के, कहां ऑस्ट्रेलिया, वहां से चल के आपके उड़ीसा में आ गया वो आदमी, और उड़ीसा में उनको कन्वर्जन का ही खेल करना था क्या? वो उनको कन्वर्ट करने आए हैं। हेडलाइन थी पेप्सी मैरिज। तब उसके डिटेल में जाके पता चला कि आदिवासी इतनी गरीबी में रहते हैं कि उनको कुछ भी दे दीजिए, कैसे भी दे दीजिए, वो शादी तक कर लेते हैं। तो एक पेप्सी दे करके एक गरीब आदिवासी जवान लड़की की शादी अंकल सैम से करा दी गई, एक पेप्सी के कारण। आप दिन में धनाढ्य लोग खाना बनाते हैं, अपनी शान दिखाने के लिए 1000 और 2000 की प्लेट होती है शादी में आपकी, जितना खाना आप फेंक देते हैं उससे कई हजार आदिवासी मजबूत हो सकते हैं। लेकिन आपको कोरी शान दिखानी है, भाई किस पे दिखानी है? ये बेसिक छोटी छोटी सी चीजें हैं। तब मुझे बहुत तकलीफ हुई। गुजरात में एक बहन है मेरी, नेहा पटेल, गाय के सिलसिले में काम करती है। उसको अभी 52 दिन वहां की सरकार ने जेल में रखा। दिन भर सिंगापुर गई, बड़े परिवार की बेटी है, पढ़ी लिखी, सब कुछ नौकरी छोड़ दी है उसने, और दिन भर रात भर सिवाय ये जो कसाई हैं जो गायों को काटते हैं, उनको बेचते हैं, उनको पकड़वाती है, और बहुत लंबी टीम उसने बनाई है। इसलिए मैं आपसे एक ही वादा करवाना चाहता हूं कि आज के बाद आपकी निजी पहचान क्या है उस पर गर्व कीजिए, खूब गर्व कीजिए, लेकिन आपकी निजी पहचान आपके घर की चौखट के अंदर तक है। आप ब्राह्मण होने पे घमंड है, खूब करिए, ठाकुर होने पे करिए, लेकिन आपका सरनेम वैसे ही है जैसे मकान नंबर अलग अलग करना पड़ता है ताकि चिट्ठी सही जगह पहुंच जाए। घर की चौखट से बाहर निकलने के बाद आप सिर्फ सनातनी हैं। हमारे लोगों से गलतियां हुई होंगी, राजनीतिक कारणों से हुई होंगी, कुछ गुस्से में हो गई होंगी, कुछ गलतफहमी में हो गई होंगी। उन गलतियों को बढ़ाना नहीं है, उसको पाटने की कोशिश करनी है। 1984 की जो गलती हुई, उस गलती में बहुत कुछ हमने खोया। जिन्होंने सनातन सभ्यता के लिए, उस ब्राह्मण परिवार ने अपने घर से एक बच्चे को सरदार बनाया, उसको कृपाण रख दी, उसको पगड़ी दी, उसको कड़ा दिया, और उसने उस परिवार की रक्षा, उस धर्म की रक्षा उसने की। कुछ गलती से जानबूझ करके किसी एजेंडे के तहत 1984 हुआ, उसमें बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। अब वो समय नहीं है, लेकिन समय ये है कि जिनके साथ हुआ है उनके पास बैठें, उनको गाली न दें, क्योंकि वो हमारे वॉरियर थे, वो वॉरियर हैं और वॉरियर रहेंगे। इसलिए मुझे पास कोई और शक्ति नहीं थी, न मेरे पास कोई और एजेंडा था। मैंने बहुत मनन करने के बाद उस इशू को इसलिए नहीं उठाया कि उससे कोई बाहर, मैं न कोई राजनीतिक आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी दुनिया है, घर में 3 लोग हैं और मैं हूं, बाकी दुनिया सब बाहर की है। मैंने कभी किसी एजेंडे को निजी स्वार्थों के लिए नहीं करा। उसमें मेरा एक स्वार्थ था कि हम एक ऐसी मुहिम चलाएं कि हम शायद वो गहरे जख्म जो उनको लगे हैं, जिनके कारण वो आहत हैं, और उसको समय समय पे कुछ महामूर्ख लोग उसको बढ़ा भी देते हैं, हम उस मुहिम से
हम उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। बड़े बड़े दानिश्वरों ने किताबें लिखी, बहुत कुछ लिखा, उसके पीछे कुछ और लोग भी शामिल थे, उसका भी मुझे अंदाजा है। लेकिन क्योंकि ये मेरे घर का मामला है, इसलिए मैं उसमें उस जख्मों को नहीं छेड़ना चाहता। मैंने एक मुहिम चलाई और अपने सारे साथियों से कहा कि पब्लिक स्पीकिंग में हमारे साथी कम हैं, ज़्यादातर टेलीविज़न पे जाते हैं, लेकिन इसको इतनी मुहिम बनाइए कि सत्ता तक ये पहुँचे। और अगर ये होगा तो एक बड़ा मेरे हम जैसे लोगों के मन के ऊपर से वो बोझ कम होगा, क्योंकि हम तो उसमें शामिल भी नहीं थे, हम तो 84 में पढ़ रहे थे।